तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जो ब्लड है ये एकमात्र लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारी हड्डियां जो हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, पर जो रक्त है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और हमारे रक्त का नेचर कैसा होता है? तो इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है, यानी कि इसका नेचर अल्कलाइन होता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल एक पैमाना होता है जिससे हम किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता यानी कि उसके एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। तो जिसकी भी हमें पीएच वैल्यू पता करनी है ना, तो अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उस पदार्थ का जो नेचर होगा वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 है तो उसका नेचर उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। पर अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी तो उसका नेचर क्षारीय यानी कि अल्कलाइन होगा। जैसे हमारा जो रक्त है इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4 है, तो इसकी प्रकृति हल्की सी क्षारीय है। तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में हमारे शरीर के भार का 7% हमारा रक्त होता है, यानी कि जितना हमारा शरीर का भार है ना उसका लगभग 7% हमारा रक्त होता है। और एक वयस्क व्यक्ति में, एक वयस्क मेल में कितना रक्त होता है? तो मेल में 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है और फीमेल में, महिलाओं में 4 से लेकर 5 लीटर तक खून होता है। तो मेल में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर खून होता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 और 80 mm एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर मापा किससे जाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। और एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो हमारा ब्लड है ये कहाँ पर बनता है? तो ये हमारे अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। जो हमारी हड्डियां हैं ना, अगर हड्डियों को बीच में से काट दिया जाए तो उसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, बोन मैरो होती है। तो उसी बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। तो वयस्क मानव का ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। तो आगे अब हम रक्त के संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि हमारा ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमारे ब्लड के मुख्य रूप से 2 घटक हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु, जिसे रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो प्लाज्मा, हमारे ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो हमारे रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो ये रुधिराणु है ना, ये अणु के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो हमारे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और बाकी का 45% भाग रक्त कणिकाएं होती हैं। तो हमारे शरीर का जो 55% भाग प्लाज्मा होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो प्लाज्मा का 90% हिस्सा तो जल ही होता है। तो जो हमारा ब्लड है उसका 55% भाग प्लाज्मा है और जो ये प्लाज्मा है ना, ये 90% जल से बना है। तो प्लाज्मा का अधिकांश हिस्सा क्या है? जल। इसीलिए जो प्लाज्मा है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हल्का पीले रंग का होता है।
तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होते हैं, 0.1% ग्लूकोज होता है और 2% अन्य चीज़ें होती हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड का 55% भाग होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और हल्का पीले रंग का होता है। उसके बाद हमारे रक्त का बाकी का 45% भाग क्या होता है? तो रक्त कणिकाएं होती हैं, जिन्हें ब्लड कोर्पसेल्स या ब्लड सेल्स कहते हैं। तो जो रक्त कणिकाएं होती हैं ना, इनमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहली है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी कह देते हैं। दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा है रक्त बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आप डायग्राम से समझिए। तो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो ब्लड है, ये कई चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें जो आप ये पीले कलर का देख रहे हैं ना, ये क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और कुछ अन्य चीज़ों से मिलकर ये प्लाज्मा बना होता है। और ये हमारे रक्त का 55% भाग होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और बाकी का जो 45% भाग है, वो अणु की फॉर्म में होता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो आरबीसी, जो आप ये देख रहे हैं लाल रंग की टैबलेट की तरह, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, जो आप ये देख रहे हैं, ये है वाइट ब्लड सेल। और उसके बाद तीसरा है प्लेटलेट्स, तो आप ये देख रहे हैं, ये हैं प्लेटलेट्स। तो आप इसको एनिमेशन की सहायता से भी समझ लीजिए। तो ये हमारे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये है आरबीसी। इसके बाद ये है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद ये है प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा है, वो लिक्विड फॉर्म में इनके साथ ही फ्लो हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा ब्लड बनता है। तो एक एक करके हम इन सभी ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं प्लाज्मा से, क्योंकि हमारे ब्लड का अधिकांश भाग कौन सा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है, और इसका 90% भाग जल होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो प्लाज्मा होता है, इसका 90% भाग क्या होता है? जल होता है। और बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है और खनिज लवण होता है ना, ये दोनों हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में 7% प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। रक्त का थक्का जमाने में इन्हीं प्रोटीन की सहायता से हमारे रक्त का थक्का जमता है। तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। तो ये आपको याद रखने हैं कि हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो फाइब्रिनोजन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग के, यानी कि रक्त के थक्का जमाने के काम आता है। तो ये सारे जो प्रोटीन हैं, ये ब्लड क्लोटिंग के काम आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो फाइब्रिनोजन पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजन किस काम आता है? तो ये हमारे रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। और प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है, और रक्त का थक्का जमाने में भी ये सहायक होता है, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और प्लाज्मा ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाया जाता है, तो ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो प्लाज्मा के बाद सीरम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सीरम क्या होता है। तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक हैं, अर्थात जो हमने प्रोटीन पढ़े हैं ना, जिनकी सहायता से
ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। अगर उन प्रोटीन को इसमें से निकाल दिया जाए तो जो बाकी का बचेगा वो सीरम कहलाता है। तो हमारा रक्त कैसे जमता है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आखिर हमारा ब्लड कैसे जम जाता है। जब हमारे शरीर से खून निकलता है तो कुछ मिनटों बाद वो कैसे जम जाता है। तो इन्हीं प्रोटीन के कारण, जो हमने पढ़े थे ना प्लाज्मा के अंदर हैं, इन्हीं प्रोटीन के कारण हमारा ब्लड जम जाता है। तो अगर इन प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो जो बाकी का भाग बचेगा प्लाज्मा का वो सीरम कहलाता है। खास करके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा से कौन सा पदार्थ निकालने पर ये सीरम कहलाएगा। तो वहाँ पर ऑप्शन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन दिया होता है। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो जो बाकी का भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम रुधिराणु यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे शरीर का 45% भाग है। तो यह रक्त का 45% भाग होता है और इसे 3 भागों में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहले पढ़ते हैं आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो लाल रुधिर कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। और जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में ही होता है। पर जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं ना, तो आरबीसी का निर्माण उस समय यकृत यानी कि हमारे लीवर में होता है, परंतु बाद में इसका निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। और जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसकी लाइफ होती है 120 दिन। तो 120 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसकी मृत्यु प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। आप ये देख रहे हैं, यह है प्लीहा, यहीं पर जाकर आरबीसी ख़त्म हो जाती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आरबीसी की कब्र यानी कि आरबीसी की ग्रेवयार्ड कहा जाता है। किसे? प्लीहा को। और इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि खराब होने के बाद आरबीसी कहाँ पर चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं और आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक क्या होता है? तो इसके बारे में मैंने आपको सेल वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ाया था कि केंद्रक क्या होता है। तो ये एक प्रकार से कोशिका का, सेल का दिमाग होता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु इसके 2 अपवाद हैं। ऊंट और लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह है ऊंट और यह है लामा जीव। तो जो लामा जीव है ये एक प्रकार से ऊंट के कज़न माने जाते हैं, मतलब कि उन्हीं की तरह होते हैं। तो ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और एक महिला में 40 से लेकर 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी आरबीसी होती है? तो 45 से लेकर 55 लाख तक इसकी संख्या होती है। और आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रक्त होता है ना, ये लाल होता है। तो हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हीमेटिन से और ग्लोबिन से। याद रखिएगा, हीमेटिन से और ग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना है। तो हीमेटिन क्या है? तो यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन क्या होता है? तो यह एक प्रोटीन होता है जो कि
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया होगा तो हीमेटिन दिया होगा। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, तो कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो आप बताएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। पर अगर आप उत्तर प्रदेश में ही हैं तो आप कहाँ पर बताएंगे, तो आप कहेंगे मैं लखनऊ में रहता हूँ। ठीक उसी तरह अगर पूछा जाए कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, तो होता तो हीमोग्लोबिन के कारण है। परंतु जो हीमोग्लोबिन है ना, ये भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, हीमेटिन और ग्लोबिन। जो हीमेटिन होता है ना, उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसीलिए अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिया होगा तो वो सही है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया तो हीमेटिन दिया होगा, तो इसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो जो कॉकरोच होता है ना, इसका जो ब्लड होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। तो ये सफ़ेद रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। परंतु इसमें हीमोग्लोबिन की जगह क्या होता है? हेमोलिम्फ होता है। याद रखिएगा, हेमोलिम्फ के कारण कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है। और ऑक्टोपस में कौन से रंग का ब्लड होता है? तो ऑक्टोपस में नीले रंग का ब्लड पाया जाता है। तो इसमें नीले रंग का ब्लड क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें हेमोसाइनिन होता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्या पाया जाता है? हेमोसाइनिन पाया जाता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है कि इनके रक्त का रंग क्या होता है। जैसे कि कॉकरोच में कौन से रंग का रक्त पाया जाता है? तो सफ़ेद रंग का। और किसके कारण इसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है? तो हेमोलिम्फ के कारण। और ऑक्टोपस में कौन से रंग का रक्त पाया जाता है? तो नीले रंग का रक्त पाया जाता है। और किसके कारण इसका रक्त नीले रंग का होता है? तो हेमोसाइनिन के कारण इसका रक्त नीले रंग का होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। और सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। याद रखिएगा कि सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। तो जब हम सोते हैं तो इसकी संख्या 5% कम हो जाती है। और जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो ऊंचाई पर जाने पर इसकी संख्या बढ़ती है, लगभग 30% तक बढ़ जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि आरबीसी की संख्या घटने पर या बढ़ने पर हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है। तो जब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में घट जाती है ना, तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि लौह अयस्क की हमारे ब्लड में कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी के कारण हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। तो एनीमिया कब होती है? जब हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाए। लेकिन आरबीसी की संख्या बढ़ कब जाती है? तो आरबीसी की संख्या बढ़ने को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। और आरबीसी की संख्या बढ़ती कब कब है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ऊंचाई पर जाने पर इसकी संख्या 30% तक बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है। और इसकी संख्या बढ़ने पर क्या होता है? त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। तो जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तब त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो एक बीमारी है थैलेसीमिया, ये भी पूछी जाती है। तो थैलेसीमिया कब होती है? तो थैलेसीमिया क्या है? तो ये बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्तहीनता यानी कि खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही हो जाती है। तो जब हम पैदा होते हैं ना, तो पैदा होने के 3 महीने बाद ही पता चल जाता है कि ये हमारे शरीर में बीमारी है या नहीं। तो थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है कि बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। तो खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं।
जिसके कारण बार बार बाहरी खून चढ़ाना पड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे थैलेसीमिया कहते हैं। इस रोग का नाम है थैलेसीमिया। तो आरबीसी के बाद आगे हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण भी हमारी अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आरबीसी है इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है, लेकिन जो ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी है ना, इसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही हो जाती है। और जो आरबीसी है उसका आकार आपने देखा था गोलाकार होता है, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल है ना, इसका आकार निश्चित नहीं होता। याद रखिएगा, इसका आकार निश्चित नहीं है। इसका जीवन काल कितना है? तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन होता है। तो कई किताबों में आप देखेंगे 2 से 4 दिन लिखा हुआ है और कई किताबों में 13 से 20 दिन लिखा हुआ है, पर ज़्यादातर जो इसका जीवन काल है ना, वो 2 से 4 दिन तक ही होता है। पर अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा ना, तो दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे, या तो 2 से 4 दिन दिया होगा या 13 से 20 दिन दिया होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर देना। तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। और इसकी संख्या हमारे ब्लड में कितनी होती है? तो 8000 से लेकर 10,000 के बीच इसकी संख्या होती है हमारे ब्लड में। और इसका कार्य क्या है? तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो डब्ल्यूबीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। ये क्या करता है कि हमारे शरीर को बाहरी रोगों के संक्रमण से बचाता है। यह जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे शरीर का रक्षक या रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। कहीं पर लिखा होता है कि इसे रक्त का पुलिसमैन कहते हैं, कहीं पर लिखा होता है रक्त का गार्ड कहते हैं या रक्त का सैनिक कहते हैं। तो रक्त की सुरक्षा से रिलेटेड कुछ भी लिखा हो, चाहे रक्त का गार्ड लिखा हो, रक्त का पुलिसमैन लिखा हो या रक्त का सैनिक लिखा हो, ये किसे कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को ही गार्ड सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? बाहरी रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है कणिका युक्त और दूसरा होता है अकणिका युक्त। कणिका युक्त को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और अकणिका युक्त को कहते हैं अग्रेनुलोसाइट। तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, कणिका युक्त और अकणिका युक्त। और कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, कणिका युक्त और अकणिका युक्त। आप देखेंगे जैसा ये डायग्राम है, जिन डब्ल्यूबीसी के बाहर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं ना, उन्हें कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कहते हैं। पर जिनके बाहर कणिका नहीं पाई जाती, उन्हें अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? तो 2, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। आप देखेंगे कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बाहर कणिका नहीं पाई जा रही, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है ना, इसके बाहर आप देखेंगे कणिकाएं पाई जाती हैं। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी और अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। तो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी को 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और जो अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है ना, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे ब्लड में कितनी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो 8000 से लेकर 10,000 के बीच में। तो उसमें से जो न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है ना, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी है, इसकी संख्या सबसे कम होती है। और उसी के साथ जो मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है ना, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि इसका साइज बाकी के डब्ल्यूबीसी में से सबसे बड़ा होता है। और जो लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है, इसका साइज बाकी की डब्ल्यूबीसी में से
सबसे छोटा होता है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है। जितनी WBC है ना, उसका 65% तो न्यूट्रोफिल्स ही है, इसीलिए ये संख्या में सर्वाधिक है। और इसका काम क्या है? तो यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। तो न्यूट्रोफिल्स WBC का क्या काम है? ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और उससे हमारे शरीर को बचाती है। उसके बाद है बेसोफिल्स। तो जो बेसोफिल्स WBC है, ये सबसे कम संख्या में होती है, केवल 1%। इसका काम क्या है? तो हमारे शरीर को एलर्जी से बचाना इसका काम है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होती है ना, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब हमें दवा देता है ना, हम दवा खाते हैं, तो वो दवा क्या करती है? बेसोफिल्स की संख्या को बढ़ाती है। क्योंकि बेसोफिल्स ही क्या करता है? शरीर को एलर्जी से बचाता है। तो दवाई हमारे शरीर में क्या करेगी? बेसोफिल्स की संख्या को बढ़ाएगी। क्योंकि बेसोफिल्स का क्या काम है? ये शरीर को एलर्जी से बचाता है। उसके बाद है इओसिनोफिल्स। तो पहले हम जो कणिका युक्त WBC है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों ही कणिका युक्त WBC हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स क्या है? तो इओसिनोफिल्स परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या करती है? प्रोटोजोआ के संक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है। तो कणिका युक्त WBC के कितने प्रकार हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। तो इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? ये बैक्टीरिया से बचाता है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है बेसोफिल्स। ये क्या करता है? हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है, इसकी संख्या सबसे कम है। उसके बाद है इओसिनोफिल्स। ये क्या करता है? प्रोटोजोआ के संक्रमण से बचाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं अकणिकायुक्त यानी कि अग्रैनुलोसाइड WBC। तो अकणिकायुक्त WBC कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट्स WBC है ना, ये सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। तो जितनी भी WBC हमने पढ़ी, उसमें से सबसे बड़ी आकार की कौन सी है? मोनोसाइट्स। और ये घाव भरने में मदद करती है। उसके बाद है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी आकार की WBC होती है और यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, ये घाव भरने में मदद करती है। और जो लिम्फोसाइट्स होती है, ये सबसे छोटी आकार की WBC होती है और ये मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो हमने RBC के बारे में पढ़ लिया, WBC के बारे में पढ़ लिया। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स, जिसे रक्त बिंबाणु कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और इसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण भी होता है और इसकी मृत्यु भी प्लीहा में ही होती है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो RBC में भी केंद्रक नहीं पाया जाता और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और इसका कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में ही पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट कितनी होती है? तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर प्लेटलेट होती है। तो कितनी होती है इसकी संख्या? 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच। तो जो डेंगू बुखार होता है ना, डेंगू बुखार में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि प्लेटलेट के कम होने से डेंगू बुखार नहीं होता, डेंगू बुखार के होने से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्लेटलेट से संबंधित कौन सी बीमारी है। तो इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो इसका काम है रक्त का थक्का जमाना,
परंतु हीमोफीलिया बीमारी में क्या हो रहा है कि जो हमारे शरीर से रक्त बाहर निकल रहा है उसका थक्का नहीं जम रहा। इसके कारण क्या होता है कि चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त का बहना बंद ही नहीं होता। वैसे आप देखेंगे कि अगर आपके शरीर पर कहीं कट जाए या कहीं चोट लग जाए, जब रक्त बहेगा ना तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रक्त जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसे हीमोफीलिया बीमारी होती है ना, उसका रक्त जमता नहीं है, रक्त निकलता ही रहता है। और हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। इसे शाही बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे शाही बीमारी क्यों कहते हैं? तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह यूरोपियन शाही परिवार का हिस्सा रह चुका है। यह बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखी गई थी। महारानी विक्टोरिया पहले इससे पीड़ित हुई थी और उसके बाद क्या हुआ कि यह बीमारी उनके बेटे और बेटी में म्यूटेट हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा कि यह आनुवंशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती रहती है। तो इस तरह महारानी विक्टोरिया के पूरे खानदान में यह बीमारी फैलती चली गई, इसीलिए से शाही बीमारी कहा जाने लगा। तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो रक्त का वह कौन सा घटक है जो रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने से नहीं रोकता? तो जो प्रोटीन है प्लाज्मा में, हमने पढ़े थे ना कि उनके कारण रक्त का थक्का जमता है। तो क्या कारण है कि हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके अंदर भी तो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो जम क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें हेपरिन पाया जाता है। तो हेपरिन के कारण हमारी रक्त वाहिकाओं में थक्का नहीं बनता। लेकिन जैसे ही खून बाहर निकलता है और वायु के संपर्क में आता है तब रक्त का थक्का जमता है। लेकिन जब हमारी रक्त वाहिकाओं में खून बह रहा होता है तो वो नहीं जमता। किसके कारण नहीं जमता? हेपरिन के कारण नहीं जमता। लेकिन जब कहीं पर कट लगता है तो वहाँ पर हेपरिन खत्म हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रहता, जिसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। तो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। तो ये पूछा जाता है कि संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? आरबीसी। हमने पढ़ा था कि 45 से 55 लाख इसकी संख्या है। तो सबसे ज़्यादा संख्या में आरबीसी है। उसके बाद आएगी प्लेटलेट्स और सबसे कम संख्या में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। 8 से 10 हज़ार के बीच में ये होती है। तो सबसे कम संख्या है डब्ल्यूबीसी की, उससे ज़्यादा है प्लेटलेट्स की और उससे ज़्यादा है आरबीसी की। तो ये तो हो गया संख्या के आधार पर। लेकिन अगर आकार के आधार पर देखा जाए, साइज के बेसिस पर देखा जाए, तो जो सबसे कम मात्रा में है उसका आकार उतना ही बड़ा है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में सबसे कम मात्रा में है, लेकिन इसका साइज सबसे बड़ा है। डब्ल्यूबीसी के बाद आएगा प्लेटलेट्स और सबसे छोटा आकार है आरबीसी का। आरबीसी की संख्या इन तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका साइज देखा जाए तो इनके मुकाबले में सबसे छोटा है। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसका आकार सबसे छोटा है। तो इनका रेशियो भी पूछा जाता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या है? तो अगर हमारे ब्लड में 1 डब्ल्यूबीसी है ना, तो उसके मुकाबले में 40 प्लेटलेट्स हैं और 600 आरबीसी है। तो ये रेशियो आपको पता होनी चाहिए। कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताइए डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या है या आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या है। 600, 1 और 40। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है, तो 600:1 है। तो अगर इन तीनों का पूछ लिया जाए तब भी आपको याद होना चाहिए, और इन तीनों में से किसी 2 का पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे अब हम देखते हैं कि आखिर रक्त का थक्का बनता कैसे है। तो रक्त का थक्का होता क्या है? तो जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है ना, तब ये जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। आप देखते ही हैं कि आपके शरीर पर कहीं पर कट लगता है तो जब खून निकलता है ना, तो 2 से 3 मिनट के बाद वो जेली के रूप में जम जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का बन जाएगा। तो इसी को ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का कहते हैं। तो आखिर ये रक्त का थक्का बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो रक्त का थक्का बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो कैल्शियम की, विटामिन के की। विटामिन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो कैल्शियम की, विटामिन के की और जो हमने प्लाज्मा में प्रोटीन पढ़े थे ना, उनकी ज़रूरत पड़ती है रक्त का थक्का बनाने के लिए। कैल्शियम की,
विटामिन के की और प्रोटीन की। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमारे शरीर में कहीं पर कट लगता है तो कैसे रक्त का थक्का बनता है। तो जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है या कट जाता है तो जब खून निकलता है ना, और खून वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है ये कैल्शियम से क्रिया करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कैल्शियम से क्रिया करता है, यानी कि कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है। उसके बाद क्या होता है, रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को ये थ्रोम्बिन में बदल देता है। हमने पढ़ा था ना कि हमारे प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन। तो क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कैल्शियम के साथ क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, यानी कि इन तीनों की एक साथ क्रिया होती है और फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, थ्रोम्बिन। जिसके बाद क्या होता है कि जो ये थ्रोम्बिन है ना, रक्त में पहले से ही उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्रिया करता है और उसके बाद फाइब्रिन का निर्माण करता है। तो फाइब्रिन क्या है, इसकी रचना जाली के समान होती है और इसी जाली में जो रक्त के अणु होते हैं, खास करके आरबीसी, इसी जाली में आकर फंस जाती है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे शरीर में कहीं पर कट लगेगा तो खून बाहर निकलेगा, वायु के संपर्क में आएगा। उसके बाद क्या होगा कि खून को जमाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कैल्शियम के साथ क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। उसके बाद थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करके फिब्रिन या फाइब्रिन बनाएगा। तो फाइब्रिन क्या है, इसकी रचना जाली के समान होती है, जिसके बाद क्या होता है, जो रक्त के अणु होते हैं इसमें आकर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है और रक्त जम जाता है। तो इसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम